हम टॉप व्यू से देख रहे हैं और ये फ्रंट है व्हीकल का, ये स्टीयरिंग है, फिर ये स्टीयरिंग कॉलम है जो वर्टिकल रॉड नीचे की तरफ एक पर्टिकुलर एंगल पे जाती है। जब हम स्टीयरिंग को रोटेट करते हैं तो एक रॉड जाती है, उसको शाफ्ट या रॉड या स्टीयरिंग कॉलम, स्टीयरिंग रॉड सर बोलते हैं जनरली। हाँ यस। सर हाँ हाँ सर अभी काफी सारे बच्चे सर दूसरी वाली क्लास पे एक्टिव हैं, आपके ऑटोमोबाइल की 2 क्रिएट कर दिया आपने शायद से, तो तो हो बहुत गई। सारे बच्चे वहां पे हैं सर। एक बार बोल, हाँ ग्रुप में बोल दिए सर हाँ एक बार। एक बार तुम बोलो दूसरे पे आ जाए, मैं एक बार देखता हूँ 2 कहाँ से हो गए यार। यदि 2 चल रहे हैं ना आप अभी देखो। एक कैंसिल कर दी थी मैंने। हाँ सर, लेकिन उस पे बच्चे अभी तक एक्टिव हैं काफी सारे। वो एक बार तुम मैसेज कर दो दूसरे वाले पे ज्वाइन करें। ये क्या इशू हो गया, ठीक है। ये कैसे हो रहा है? Recent। मैसेज कर दिया मैंने। यहाँ पे तो एक ही दिखा रहा है, यहाँ पहले वाला तो कैंसिल हो चुका है। अभी आएंगे सर बच्चे, अभी आएंगे सर बच्चे काफी सारे। तो शायद यही मिस्टेक हुई है, इसीलिए बच्चे नहीं दिख रहे। यस स्टार्ट सर कर आ दूं? गए। स्टार्ट कर दूं? देखो स्टीयरिंग। कर दीजिए सर। हाँ स्टीयरिंग लिंकेज जो था उसमें हमने देखा था कि स्टीयरिंग, मैंने आपको वीडियो दिखाया था जिसमें हमने वेरियस कंपोनेंट्स देखे थे जो स्टीयरिंग करने के लिए हैंडल किया जाता है। तो स्टीयरिंग के लिए जो मैकेनिज्म यूज़ होता है डेविस एक्रम या एक्रमैन वाला, तो हमने एक्रमैन वाला देखा था कि लेटेस्ट वो फिगर आउट किया जाता है और वो ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि उसके मैंने एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको बताए थे। तो उसमें वेयरिंग कम होती है इसीलिए। अब उसमें वही लिंकेज के बारे में बात कर रहा है। आपने थ्योरी ऑफ मशीन में लिंकेज का मतलब पढ़ा होगा कि लिंकेज का क्या मतलब होता है कि डिफरेंट लिंक्स, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको हम लिंकेज बोलते हैं। वो तब लिंकेज कहलाएगा जब उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रही हो। जब तक मान लो 2-3 कंपोनेंट है लेकिन उनके बीच में रिलेटिव मोशन ही नहीं हो रहा तो हम उस 2-3 कंपोनेंट को इकट्ठा एक सिंगल कंपोनेंट कह सकते हैं, एक सिंगल लिंकेज कह सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसे कंपोनेंट जिनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रही है तो वो अलग अलग लिंक कहलाएंगे। लिंक या मेंबर या कंपोनेंट ऐसे बोलते हैं हम उसे, थ्योरी ऑफ मशीन में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे भी हम स्टीयरिंग में देखेंगे कौन कौन से कंपोनेंट्स आपके लगते हैं जिनके बीच में रिलेटिव मोशन होती है या नहीं होती है, वो सब देखेंगे हम। तो मेन कंपोनेंट जो स्टीयरिंग लिंकेज के हैं वो पहला 2 तरह के आपके सस्पेंशन सिस्टम में। पहले इसको समझने के लिए स्टीयरिंग कहाँ कहाँ कौन सा यूज़ होगा उसके लिए ये समझना जरूरी है कि आपका सस्पेंशन जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक रिजिड एक्सेल सस्पेंशन यानी डायरेक्ट सस्पेंशन और एक होता है इनडायरेक्ट सस्पेंशन। तो डायरेक्ट सस्पेंशन में मैंने आपको बताया था कि एक व्हील दूसरे व्हील यानी लेफ्ट व्हील राइट व्हील के मोशन को इफेक्ट करेगा, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसलिए उसको डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम भी कह देते हैं या रिजिड एक्सेल सस्पेंशन सिस्टम कहते हैं या आपका डायरेक्ट सस्पेंशन सिस्टम कहते हैं। रिजिड एक्सेल इसलिए कह रहे हो कि एक सिंगल एक्सेल लगा हुआ है। अब मान लो ये 2 व्हील चल रहे हैं, एक व्हील ये है एक व्हील है, इसके नीचे बम्प आ गया तो इसका ये ऊपर टिल्ट कर जाएगा, ऊपर टिल्ट करेगा तो ये इसकी इस व्हील को भी थोड़ा सा मूवमेंट देगा। तो ये डायरेक्ट सस्पेंशन में होता था। ये मैं पहले बता चुका हूँ इसलिए अभी बना के नहीं दिखा रहा, समझा चुका हूँ ये मैं पहले शुरुआत में। तो उसमें मोशन, एक व्हील की मोशन दूसरे व्हील की मोशन को इफेक्ट करती थी। लेकिन एक इनडायरेक्ट सस्पेंशन सिस्टम होता था जिसमें हम देखते थे कि अगर इसके ऊपर यहाँ पे गड्ढा आ गया या बम्प आ गया, ठीक है, ब्रेकर आ गया, तो आपका ये व्हील ऊपर जाएगा लेकिन इसका मोशन इस एक्सेल के थ्रू ट्रांसफर नहीं होगा इस व्हील पे। तो ये व्हील का मोशन और लेफ्ट व्हील का मोशन और राइट व्हील का मोशन एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होता है। यानी इसकी मोशन इस पे इफेक्ट नहीं करेगी, इसकी मोशन इस पे इफेक्ट नहीं करेगी। जब इस पे बम्प आएगा तो सिर्फ ये मूवमेंट लेगा, ये मूवमेंट नहीं लेगा, स्टेबल रहेगा। तो ये होता है इनडायरेक्ट सस्पेंशन सिस्टम में। ठीक है, तो हमने 2 सस्पेंशन सिस्टम देखे थे। अब ये देखना है कि हमारा जो स्टीयरिंग लिंकेज है, स्टीयरिंग जो मैकेनिज्म यूज होगा वो डिपेंडिंग अपॉन आपका डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। रिजिड एक्सेल सस्पेंशन है यानी डायरेक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है जो, इसका मतलब डायरेक्ट सस्पेंशन। तो वहाँ पे हम कौन सा वाला यूज कर रहे हैं वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि भाई एक और दूसरे तरीके से कॉन्सेप्ट एक है स्टीयरिंग लिंकेज का जो डायरेक्ट सस्पेंशन सिस्टम में ये वाला भी यूज होता है। फिर हम एक और देखेंगे इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में कि विशबोन टाइप का कंपोनेंट हमारा लगेगा। एक विशबोन टाइप का एक पक्षी होता है जिसकी सस्पेंशन जो
उसकी अंदर जो बोन होती है वो विश बोन इस तरह की यू शेप में होती है, और इससे क्या होता है कि इसकी जो मोशन होती है वो स्टेबल रहती है, ठीक है। इसीलिए हमने इसको यूज किया है यहाँ पे विश बोन, तो इसीलिए इसका नाम आ जाता है विश बोन सस्पेंशन सिस्टम। ये आगे हम जब सस्पेंशन बहुत डिटेल में करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, अभी फिलहाल के लिए ये समझना, हमें स्टीयरिंग समझना है। तो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में जब ये व्हील ऊपर जाएगा, जब यहाँ पे बम्प आएगा, गड्ढा आएगा या आपका ऊंचाई आएगी, ब्रेकर आएगा, बम्प आएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा, लेकिन इसकी वजह से इसका मोशन इफेक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो एक्सेल है, सिंगल एक्सेल की जगह अलग अलग एक्सेल दिए हुए, 3 एक्सेल रॉड लगा रखे हैं। ये एक रॉड है, एक ये रॉड है और एक ये रॉड है, 3 रॉड लग रही हैं, ठीक है। किसी का ऑडियो ऑन है तो बंद कर दो भाई। प्रवेश ऑन को ऑफ कर दो, अपना म्यूट कर लो अपने को। तो आपका जब ये 3 रॉड है, जब ये उछलेगा तो इस पॉइंट के अबाउट ये वाला रॉड हिलेगा, लेकिन ये इसके ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। ये मैं आपको वीडियो में भी दिखा चुका हूँ पहले। और जब इसके नीचे आएगा तो ये वाला इसके ऊपर मोशन इफेक्ट नहीं डालेगा और इससे स्टेबल रहेगा, और इसका डिजाइन ही इस तरह से बनाया गया है ये विशबोन का। अब होता क्या है, ये सारे हम सस्पेंशन सिस्टम देखेंगे, उसके अंदर अलग अलग स्टेयरिंग मैकेनिज्म। अब ये देखो, ये जो मैकेनिज्म हुई है इसमें 3 रॉड यूज हुए हैं स्टेयरिंग सिस्टम में, तो ये अलग स्टेयरिंग लिंकेज है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन का। तो एक एक करके इसको देखते हैं पहले कि क्या किस तरह से ये डिफरेंट है। तो पहला रिजिड एक्सल सस्पेंशन का ले लेते हैं कि एक स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग आपने सबने देखी हुई है। उस जो स्टेयरिंग है वो एक रॉड पे फिट होती है, उस रॉड को हम बोलते हैं स्टेयरिंग कॉलम या ड्राइव शाफ्ट। जब हम स्टेयरिंग को घुमाएंगे तो ये शाफ्ट रोटेट करती है, ठीक है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये डिपेंड्स वेदर यू आर टर्निंग टू द लेफ्ट और टू द राइट। जब ये स्टेयरिंग कॉलम रोटेट करेगा तो आगे स्टेयरिंग बॉक्स है। ये स्टेयरिंग बॉक्स में मैंने आपको दिखाया था कि भाई गियर बॉक्स लगा होता है, कई बार एक दिखाया था आपको, या पावर का लगा होगा या फ्लूइड सस्पेंशन सिस्टम, वो अलग अलग चीज है। अभी फिलहाल मैं उसको स्टेयरिंग बॉक्स बोल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये जब गियर इसको रोटेट करेंगे तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो गियर लगा है वो दूसरे गियर को रोटेट करेगा। जब वो गियर को रोटेट करेगा तो ये आगे पीछे ऐसे रेसिप्रोकेट करेगा, ठीक है, या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा। आपकी जा रही है जहां पे जॉइंट है वहां वो बॉयल जॉइंट लगा हुआ है अभी। अब जैसे ही आगे जा रही है ये एक और जॉइंट पे कनेक्टेड है, और ये जो रॉड आपको दिख रही है ये आपकी देख लो, ये वाला ये स्टेयरिंग आर्म है, ठीक है। जनरली ये इस तरह से दिखेगा, ये है स्टेयरिंग आर्म, ठीक है, ये स्टेयरिंग आर्म, ये लिंक रॉड हो गया, ठीक है। और ये जैसे आप स्टेयरिंग घुमाओगे तो ये रॉड घूमेगी, ये रॉड घूमेगी गियर बॉक्स के हिसाब से, ये आगे पीछे रेसिप्रोकेट करेगा। जब ये ड्रॉप आर्म आपका आगे पीछे रेसिप्रोकेट करेगा तो ये रॉड लिंक रॉड आगे पीछे रेसिप्रोकेट करेगी। जब ये आगे पीछे रेसिप्रोकेट करेगी, क्योंकि ये आगे किससे कनेक्टेड है, लिंक रॉड से, तो यही चीज यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका ये लिंक रॉड से कनेक्टेड होगी बॉल जॉइंट की हेल्प से, ठीक है। अब जब ये आगे पीछे होगा तो इसका जब मोशन होगा तो ये देखो पीछे की तरफ ये जो मोशन लगा रखा है, आपको मैंने बताया था अगर आपका एक्सेल के पीछे वाला मैकेनिज्म लगा है तो वो कौन सा मैकेनिज्म होता है भाई, डेविस वाला या एक्क्रमैन वाला, एक्क्रमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म। एक्क्रमैन में पीछे मैकेनिज्म लगा होता है पूरा, तो ये एक्क्रमैन वाला है। अब ये जैसे ही हम आगे पीछे करेंगे, अगर आगे जाएगा तो मान लो ये राइट टर्न ले रहा है, अगर पीछे जाएगा तो ये व्हील जो है वो लेफ्ट टर्न लेंगे, तो इस हिसाब से ये चेंज होता है। तो जब ये आपका आगे पीछे रेसिप्रोकेट करेगा तो आपका ये स्टीयरिंग आर्म इस तरह से मूव करेगा कि आपके इस 4 बार चेन को, ये 4 बार मैकेनिज्म को इस तरह से मूव कराएगा कि आपका व्हील या तो लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन ये आगे हो रहा है या पीछे हो रहा है, ठीक है। और न्यूट्रल रहेगा तो आपका ये सीधा चलता रहेगा व्हील। तो ये इस तरह से स्टीयरिंग लिंकेज लगी होती है। अभी अगर आप देखो तो इसके नाम याद रख लो, ये स्टीयरिंग आर्म है और ये ट्रैक रॉड है, ये ट्रैक रॉड है, ये भी ट्रैक रॉड है। जब हम डेरिवेशन कर रहे थे, इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था। फिर ये जो छोटे वाली रॉड है, एक आगे रॉड है एक्सल के साथ, एक ये पीछे छोटे वाली इसको टाई रॉड या ट्रैक रॉड बोल दिया। अब ये ट्रैक रॉड जो है इधर एडजस्टर लगा हुआ है, एडजस्टर का कुछ नहीं मतलब है, एक रॉड और दूसरी रॉड ये आपस में एक दूसरे के अंदर एक हॉलो बन रही है और दूसरा उसके अंदर जा रही है, मतलब हम इसकी लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये अभी कोई बात नहीं, मैं बाद में समझा दूंगा। यहाँ पे जैसे होल एक सर्कल बना हुआ, देखो ये इसकी होलो सेक्शन है, जैसे ये होलो सेक्शन है, यहाँ से अगर काट के दिखाऊं तो ये होलो सेक्शन है बड़े वाले का। तो ऐसे ही दूसरा एक और सर्कल है उसके अंदर, ठीक है, ये अंदर ये आपस में फिट है। मैंने यहाँ पे छोटा दिखाया है लेकिन ये होता बिल्कुल बड़ा ही है इस तरह से, ठीक है।
इसके अंदर फिट है। तो जैसे ही मुझे लेंथ बढ़ानी होगी तो अंदर वाले शाफ्ट को, रॉड को मैं बाहर निकाल दूंगा तो लेंथ बढ़ जाएगी और फिक्स कर लेंगे। अगर छोटी करनी होगी तो इसको अंदर इंसर्ट कर दूंगा, छोटे वाली शाफ्ट को बड़े वाली शाफ्ट के अंदर इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी आप सर सिर्फ ये समझो कि ये एडजस्टर है, एडजस्टर से हम इस ट्रैक रॉड को, लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये आगे एक्सेल बीम है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा ही है इस पॉइंट के, पाइवेटेड पॉइंट के अबाउट जिसके ऊपर आपका स्टीयरिंग व्हील माउंटेड होता है, उसको स्टब एक्सेल कहते हैं। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे, और ये जो पॉइंट है जहाँ पे हम किंग पिन डालते हैं, जो कि किंग पिन इंक्लिनेशन एंगल बनाता है, जो हमारा स्टीयरिंग करने में काम आता है। फिलहाल के लिए इतना ही समझो। अब ये वाला जो रॉड था, ये भी नाम देख लो, पिटमैन या ड्रॉप आर्म बोल रहे हैं। ये कैसा दिख रहा है? ये ऐसा दिख रहा है। ड्रॉप आर्म मतलब ये देखो नीचे ड्रॉप हो रखा है, इसीलिए ड्रॉप आर्म बोल रहे हैं, या पिटमैन आर्म, जो कि आपकी लिंक रॉड को आगे पीछे रेसिप्रोकेट करने के काम आएगी। अच्छा, ये जो है ये पूरी रेसिप्रोकेट रोटेट नहीं करेगी, ये पूरी रोटेट नहीं करेगी। इधर जो गियर लगा हुआ उसके हिसाब से ये इस तरह से लगा हुआ है कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एंगल तक जाएगी। जैसे ये यहाँ तक गई, फिर ये इस सेंटर के अबाउट ये ऐसे आगे तक गई, टू एंड फ्रो पीछे गई, आगे गई, पीछे गई, बस इतना, एक पर्टिकुलर लेंथ तक जाएगी। ठीक है, सेम चीज यहाँ इसी डायग्राम में भी बताई हुई है, तो वो मैं बता चुका हूँ आपको। बॉल जॉइंट देख लो, ये एक्चुअल में यहाँ पे तो मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम से गोला सा दिखा दिया, लेकिन ये होता कैसा ऐसा है बॉल जॉइंट। यहाँ पे बॉल की तरह लगा होता है स्फेरिकल, ताकि एडजस्टिंग है, ऊपर नीचे भी हो तो थोड़ा एडजस्ट कर ले। ठीक है, अब ये विशबोन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम का देख लो, ये मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में ये है आपका विशबोन, ये भी विशबोन है, ये यू शेप का है। होता क्या है, ये एक पक्षी के बेसिस पे डिजाइन किया गया है, और वो पक्षी की जो बोन होती है वो इसी शेप की होती है, इसलिए उसको विशबोन नाम दे दिया गया है। और ये क्या करती है, इस तरह का डिजाइन क्या करता है, स्टेबल रखने में हेल्प करता है। अभी बस इतना ही समझो कि ये स्टेबल रखने में हेल्प करता है, क्योंकि उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो कुछ इसी तरह की है उसकी, तो उससे क्या होता है, ये स्टेबल रहता है। जैसे आपका देखा चीता बहुत अच्छे से शिकार करता है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि उसकी रीढ़ की हड्डी इस तरह की है कि उसका सिर जो है वो वाइब्रेट नहीं करता जब वो बहुत हाई स्पीड पे दौड़ता है। क्योंकि आपको मालूम है चीता बहुत हाई स्पीड पे दौड़ता है, तो उससे होता क्या है कि वो उसकी नज़रें जो है वो वाइब्रेशन उतनी ही ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि जितना ज़्यादा तेज दौड़ेगा, अब इंजन जितना तेज चलेगा उतना वाइब्रेट भी करेगा, तो वाइब्रेशन करता है। लेकिन उसके अंदर इस तरह की खासियत है कि उसकी जो गर्दन है, जहाँ पे जॉइंट लग रहा है सिर का, वो वाला जॉइंट इस तरह से हिलता है कि वो बैलेंस कर देता है उसकी मूवमेंट को। तो उसकी वजह से उसकी पूरी जो सिर है वो एक जगह पे स्टेबल रहता है, और स्टेबल रहने की वजह से उसे जो शिकार है वो हाई स्पीड पे भी बहुत अच्छे से साफ दिखता है, और इसी वजह से वो शिकार कर लेता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ इस पक्षी पे है कि पक्षी का सिर जो है बहुत प्रॉपर तरीके से बैलेंस रहता है, बिकॉज ऑफ उसकी जो बोन स्ट्रक्चर है वो इस तरह की होती है। तो वहीं से ये डिज़ाइन लिया गया है गाड़ी में, कि हमको व्हील की स्टेबिलिटी रखनी है। व्हील में गाड़ी में ग्लास रख दें तो भी हिले ना, पानी भर के रख दें, तो वो कैसे आएगा, ताकि यहाँ से जो शॉक आएगा गड्ढा आने से या बम्प आने से, जो भी ये व्हील हिलेगा उसकी वाइब्रेशन आपके पूरे जो अंदर बैठा है बंदा या कोई भी कंपोनेंट रखा है उस तक वो वाइब्रेशन कम से कम होके रिड्यूस होके पहुँचे, तो उसमें ये हेल्प करता है विशबोन। अब फिलहाल ये तो डिज़ाइन के बारे में बताया, लेकिन स्टीयरिंग में इसके लिए इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है भी है, उसमें विशबोन यूज़ होता है। अब हमने देखना है इंडिपेंडेंट में किस तरह से लगा होता है। आपका फिर से स्टीयरिंग लगा है, स्टीयरिंग कॉलम यानी रॉड, स्टीयरिंग गियर, अब फिर से क्रॉस शाफ्ट है, ये आगे पीछे होगी, ड्रॉप आर्म इस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है। देखो ये एक पर्टिकुलर रिले रॉड, जहाँ पे हम जैसे एक रॉड यूज़ कर रहे थे ट्रैक रॉड, इस ट्रैक रॉड की जगह ये रिले रॉड रहेगी, ये रिले रॉड। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया इस ट्रैक रॉड को। आप इस ट्रैक रॉड को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ताकि हम इंडिपेंडेंट सस्पेंशन में हेल्प कर सकते हो। तो एक रॉड ये रही, एक रॉड ये रही, और एक रॉड ये रही, और ये आपस में यहाँ पे पॉइंट, ये जो सर्कल से दिखाए हैं ये बॉल जॉइंट है। ठीक है, और इधर का एक एंड जो है वो फिक्स है कहाँ पे, एक पर्टिकुलर आइडलर आर्म पे, और ये जो फिक्स दिखा रखा है यहाँ पे देखो, ये हैच लाइन से दिखा रखा है, ये फिक्स मतलब चेसिस पे फिक्स है, ताकि ये एक साइड से चेसिस से फिक्स रहे, और यहाँ से जब आप हिलाओ तो ये स्टीयरिंग कॉलम से इसकी मूवमेंट दे, और जब ये मूवमेंट देगा तो ये आपका रिले रॉड हिलेगा। जब ये रिले रॉड मूव करेगा उसके हिसाब से आपका ये टाई रॉड भी मूव करेगा। अब टाई रॉड या तो राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा, ये वाला भी राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा, दोनों एक साथ जाएंगे। अगर राइट जाएंगे तो दोनों एक साथ राइट जाएंगे, दोनों लेफ्ट जाएंगे तो दोनों टाई रॉड एक साथ लेफ्ट जाएंगे। उसके बेसिस पे ये ट्रैक रॉड मूव करेगा, ये ट्रैक रॉड।
और उसके हिसाब से आपका ये जो विशबोन है जो आपका चेसिस पे लगा होगा, या उसके साथ स्प्रिंग भी लगे होते हैं, उससे आपका एक्सेल पे लगा होता है, तो ये जो पोर्शन है उसके हिसाब से आपका व्हील को स्टेयर करेगा। अब ये किंग इस पॉइंट के अबाउट ये आपका व्हील इधर मूव कर जाएगा या फिर इस साइड मूव करेगा। तो ऐसे ही सेम इधर का भी किंग पिन के अबाउट ये इस साइड मूव कर जाएगा, ये इस साइड मूव कर जाएगा। जैसे पाइवटेड पॉइंट है ना यहाँ पे, ये पाइवटेड पॉइंट किंग पिन पॉइंट उसके अबाउट मूव करता है, ये किंग पिन पॉइंट है, ये किंग पिन पॉइंट है। तो ये वैसे यहाँ पे आपका रहेगा किंग पिन पॉइंट, जिसके अबाउट ये आपका व्हील या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, या इधर जाएगा या इधर जाएगा जब लेफ्ट। और ये डिपेंड करेगा कि आप इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज, उसके हिसाब से आगे पीछे मूव करेगा, और उसी हिसाब से टाइरोड मूव करेंगे, और उसी हिसाब से आपका ये व्हील रेसिप्रोकेट करेगा। ये वाला आपको समझने की जरूरत नहीं। ये बॉल जॉइंट एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये जो जॉइंट है देखो, ये रेड कलर का निशान दिख रहा है आपको, ये जॉइंट है, ये बॉल जॉइंट है, ये बॉल जॉइंट है, ये बॉल जॉइंट है, ये भी बॉल जॉइंट है, और ये भी बॉल जॉइंट है। तो ये बॉल जॉइंट का डिजाइन कैसा होता है वो दिखा हुआ है। इसमें कुछ नहीं है, ये स्टेयरिंग आर्म दिया हुआ है, नीचे से नट आया हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है, ऊपर भी स्प्रिंग है नीचे भी स्प्रिंग है, ऊपर वाला स्प्रिंग नीचे धकेलेगा, नीचे वाला स्प्रिंग ऊपर धकेलेगा, और आपकी ये बॉल होगी स्फेरिकल शेप की। स्पेरिकल कॉन्टैक्ट रखा है। स्पेरिकल क्यों रखा है? क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होगी। मान लो अगर ये थोड़ा बहुत, ये अगर इसी एक ही प्लेन में है तो ये ऊपर होगा तो ये टूटने का चांस हो जाएगा अगर ये नहीं रखते स्पेरिकल। लेकिन स्पेरिकल से क्या होगा, ये चारों डायरेक्शन में इन दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी बना रह सकता है और मूव भी कर सकता है, और ऊपर वाला स्प्रिंग नीचे वाला स्प्रिंग इसके शॉक को ऑब्जॉर्व करने में हेल्प करेगा। और ये सर क्लिप लगा रखा है, वो कॉन्टैक्ट फिक्स करके रखने के लिए रखा हुआ ताकि यहाँ पे डस्ट ना आए, ठीक है। और ये ट्रैक रॉड है जो कि आपका दिखाया है, चाहे कोई भी रॉड हो, और दो कंपोनेंट है, मान लो एक कंपोनेंट ये रहा, एक कंपोनेंट ये रहा, दोनों के बीच में हमें ज्वाइन करना है, तो इस तरह से बॉल जॉइंट से हमने ज्वाइन कर रखा है। स्प्रिंग करता है शॉक ऑब्जॉर्विंग का काम यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जॉर्व करके रखता है, और आपके बॉल को एक जगह पे स्टेशनरी रखने की कोशिश करता है। यहाँ से ऊपर फोर्स लगाएगा ये स्प्रिंग, ऊपर वाला नीचे फोर्स लगाएगा ताकि ये इधर बैलेंस रहे, ठीक है, इसलिए इसका नाम बॉल जॉइंट दिया गया है। अगर आपको मैं बोलूँ थ्योरी ऑफ मशीन में आपने पढ़ा है, तो ये किस तरह का जॉइंट है भाई? हेलो, टर्निंग पेयर है, स्लाइडिंग जॉइंट है, कैसा है ये? इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रहेगी? हेलो, सो गए लग रहा सब। स्टेयरिंग गियर जो है, स्टेयरिंग गियर अगला जो है, एक और मैं मैकेनिज्म दिखा रहा हूँ, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील स्टेयरिंग गियर, ठीक है। इसमें देखो ये आपका वॉर्म व्हील दिखा हुआ है बड़े साइज का, ये मैंने आपको उसमें व्हील में दिखाया था स्टेयरिंग में, पावर स्टेयरिंग के टाइम पे। ये चीज कहाँ लगी हुई है? ये यहाँ लगी हुई है स्टेयरिंग बॉक्स के इधर, जो मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी उसमें भी दिखाया था। उसके साथ पावर मोटर भी लगी होती थी। तो अभी मैं सिर्फ मैकेनिकल वाला पार्ट दिखा रहा हूँ। ये वॉर्म व्हील है और ये आपका वॉर्म गियर है। वॉर्म व्हील और वॉर्म गियर। अब वॉर्म व्हील और वॉर्म जब यूज हो रहा है तो वॉर्म एंड वॉर्म व्हील स्टेयरिंग गियर मैकेनिज्म बोलते हैं उसमें। तो वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, ये वॉर्म हो गया, ये वॉर्म व्हील हो गया, तो इसको व्हील बोल रहा है। तो वॉर्म एंड व्हील स्टेयरिंग मैकेनिज्म, गियर मैकेनिज्म। और ये कैसे होता है? यहाँ पे स्टेयरिंग रहती है, वो स्टेयरिंग के आगे आपका इसके ऊपर गियर बना दिए वॉर्म वाले, स्ट्रेट गियर है, और ये एक सर्कुलर गियर है। तो ये क्या करेगा, जब ये इसको रोटेट कराओगे तो ये वाली चीज रोटेट करेगी वॉर्म। जब वॉर्म रोटेट करेगी तो इस व्हील को भी रोटेट करेगी। अब ये व्हील पूरा रोटेट नहीं करेगा, ये व्हील पूरा रोटेट नहीं करेगा। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जाता है, इतना एंगल ये कवर करेगा बस। तो जब हम ट्रेन करेंगे क्लॉकवाइज तो मान लो ये इधर तक, इतने रेंज तक जा रहा है, क्योंकि इतना पार्ट मूव करके आ सकता है मैक्सिमम। एक पर्टिकुलर जिसको सेक्टर बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा, एक सर्कल का कोई छोटा पार्ट ले लेते हैं, जैसे ये पार्ट है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये ऐसे इस सर्कल का कोई पार्ट है, उस पार्ट को मैं दिखा रहा हूँ। मान लो ये यहाँ से लेके ये रीजन और ये रीजन, इतना एंगल तक का ही ये एरिया कवर करेगा, ये एंगल है। तो आपका जब ये गेयर है, इतने एरिया तक जो गेयर लगा हुआ है, सिर्फ उस पर ये वॉर्म व्हील का आपस में कॉन्टेक्ट आएगा। तो जब हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये या तो इस साइड मूव करेगा, या फिर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये इस साइड मूव करेगा। तो इतना ही रेंज कवर करेगा। तो इसको बोलते हैं एक सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो वही सेक्टर को मैं बता रहा हूँ कि एक पार्ट जो सर्कल का पूरा एक पार्ट होता है, उसके एक पार्ट को हम सेक्टर बोलते हैं।
सेक्टर, तो वो सेक्टर रहेगा। तो ये पूरी व्हील यूज नहीं हो रही, सिर्फ एक सेक्टर यूज हो रही है। इसी की वजह से ये पूरा ड्रॉप आर्म जो है ऑसिलेट करेगा, पूरा नहीं जाएगा, ये भी पूरा रोटेट नहीं करेगा इसी वजह से। तो ये या तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा या तो यहाँ से यहाँ तक। तो मैं अगर इसको दिखाऊं तो ये जब मान लो क्लॉकवाइज घुमाया तो ये इधर तक गया, जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो इधर तक गया, तो इसकी रेंज बन गई। तो ये जो रॉड है वो तो या तो एक्सट्रीम पोजीशन ये रही या एक्सट्रीम पोजीशन ड्रॉप आर्म की ये रही। तो इसकी वजह से आपका ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा या तो यहाँ से यहाँ तक। इसकी लेंथ इसलिए ज़्यादा रखी है ताकि ये लाइन जो है, ये कर्व जो हो, ये जितना रेडियस बड़ा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो रेडियस है, ये रेडियस जितना बड़ा होगा उस हिसाब से ये ऑलमोस्ट उतना ही स्ट्रेट लाइन होगा और उतना ही आगे पीछे रेसिप्रोकेट करेगा। अब ये वाले पॉइंट पे जब रॉड लगा रखी है, लिंक रॉड, जो कि यहाँ पे, ये जब रेसिप्रोकेट करेगा या तो आगे करेगा या पीछे करेगा, तो उसके हिसाब से ये आपकी रॉड भी या तो आगे मूव करेगी या पीछे मूव करेगी। आप बोलो कि सर ये तो ऐसे मूव कर रही होगी, नहीं करेगी, क्योंकि हमने क्या किया है, इसकी जो लेंथ ली है ड्रॉप आर्म की वो थोड़ी सी लंबी ले ली है। तो रेडियस जब हम ज़्यादा ले लेंगे, मान लो ये एक सर्कल है, जैसे ये सर्कल है, तो इसका ये सेंटर पॉइंट है, उसके अबाउट ये कर्व है। अगर मैं इसी का रेडियस बढ़ा दूं तो अब जो कर्व होगा वो उतना शार्प नहीं होगा, और बढ़ा दूं रेडियस तो उतना ही ऑलमोस्ट पार्ट जो होगा वो स्ट्रेट लाइन टाइप होता चला जाएगा। देखो कर्व जो है यहाँ पे शार्प टर्न होगा जब रेडियस छोटा होगा, रेडियस बड़ा हो जाएगा। तो आपने देखा भी रेडियस जब इन्फिनिटी हो जाता है तो क्या होता है, रेडियस इन्फिनिटी हो जाता है तो ऑलमोस्ट कर्व जो है स्ट्रेट लाइन बन जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे, इसीलिए ये स्ट्रेट रेसिप्रोकेट करेगा। हम रेडियस बड़ा ले रहे हैं, ऑलमोस्ट स्ट्रेट रेसिप्रोकेट करेगा, उसकी हेल्प से ये फिर सारी मोशन मिलेगी। बस यही आपको यहाँ पे मुझे समझाना था, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये वॉर्म एंड रोलर वाला भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ़िलहाल यही समझो, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील आपके सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक और, ये वाला मैकेनिज्म, वॉर्म एंड नट टाइप स्टीयरिंग मैकेनिज्म, ठीक है। वॉर्म एंड नट टाइप कैसे है, क्योंकि ये आपने देखो अब की बार क्या किया, वही ड्रॉप आर्म है, इसको रेसिप्रोकेट करना है, ड्रॉप आर्म है उसको रेसिप्रोकेट करना है। अब ये स्टीयरिंग कॉलम है, स्टीयरिंग कॉलम के आगे हमने लगा दिया एक वॉर्म, ये वॉर्म गियर है जिसके ऊपर आपका गियर मैकेनिज्म लगा हुआ है। उसके हिसाब से ये ऊपर नीचे ये नट जो है अब स्लाइड कर सकता है आगे पीछे। जैसे ही आप इसको रोटेट करोगे तो आपका ये नट जो है या तो इधर ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन आप इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हो या आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो। जो भी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमा रहे हो उसके हिसाब से ये आपका ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो ये रॉड या तो इस साइड मूव करेगी या इस साइड मूव करेगी, अबाउट दिस क्रॉस शाफ्ट पॉइंट, अबाउट दिस पॉइंट, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे हमने ड्रॉप आर्म को भी फिक्स किया हुआ है। तो इसके अबाउट ये जब आगे पीछे ऊपर नीचे मूव करेगा, मान लो ये ऊपर मूव करता है तो ऊपर मूव करेगा तो ये वाली रॉड क्या होगी, क्योंकि ये फिक्स है इसके साथ, तो ये इस साइड जाएगी। आप फिक्स कर देखो, ये एंगल सेम रहना चाहिए। मान लो ये 130 डिग्री है, तो जब ये रॉड ऊपर जाएगी तो आपका ये वाला पोर्शन 130, क्योंकि फिक्स है तो ये आपका पीछे की तरफ आएगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा पीछे की तरफ। सेम ऐसे ही जब ये नीचे जाएगी तो आपका, क्योंकि ये 130 रहना चाहिए तो ये आगे हो जाएगा इस तरह से, और ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा ये पॉइंट। और फिर से यहाँ पे आपका क्या लगा रखा हमने, रॉड लगा रखी, कौन सी, लिंक रॉड, जो कि आपकी टाई रॉड में जाके कनेक्ट हो रही है और उसके हिसाब से आपकी स्टीयरिंग होगी। तो व्हीकल जो होगा आपका, ये व्हीकल होगा वो या तो लेफ्ट टर्न लेगा या फिर राइट टर्न लेगा, तो उस हिसाब से हम इसको करते हैं। आज मैं वो पेन नहीं लाया ना स्टाइलस, तो इसलिए थोड़ा सा इसी से मैनुअली बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसलिए उतना क्लियर नहीं बन रहा होगा ये डायग्राम, लेकिन इसमें आपको 130 मोस्ट कैसे प्रॉब्ली डिसाइड समझ किया? है। 130 डिग्री जो नहीं था हाँ हाँ हाँ, सब, वो 130 ही क्यों डिसाइड लिया था? अरे नहीं नहीं, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो ये मैं बस इतना बताना चाह रहा था एंगल से कि ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट एकदम फिक्स है। अगर इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता तो ये हिलता ऐसे, तो ये वाला हिलने की जरूरत ही नहीं थी, ये यहीं खड़ा रहता। ये मैं बता रहा हूँ कि एक तरह से ये रिजिड बॉडी है, इसके बीच में, दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इसीलिए मैंने एक एंगल दे दिया। ठीक है, ठीक है। जरूरी नहीं है 130 है, वो तो समझाने के लिए दिया है कि थ्योरी ऑफ मशीन में आपका रिलेटिव मोशन होता है ना, यस सर।
तो वो ठीक है रिलेटिव मोशन फिक्स हो गया है, तो एंगल चेंज नहीं हो रहा। कहने का मतलब मेरा ये था, बस एंगल कोई फिक्स नहीं है कि ये 130 है, मैं तो रफली लिया है, कुछ भी हो सकता है एंगल, ठीक है। ठीक एंगल है का कोई लेना नहीं है, वो एंगल बस समझाने के लिए, मैकेनिज्म मोशन हो रहा है ये समझाने के लिए कि भाई ये रॉड जब हिलेगी तो ये वाली रॉड भी उसके साथ फिक्स रहेगी, तो ये साथ में उसके साथ हिलेगी, नहीं तो ये तो हिलती और ये वाली मूवमेंट ही नहीं लेती। आप बोलते सर ये दोनों अलग रॉड है, आप इसको एक ही शेप की रॉड माने कि ये एंगल और ये एंगल फिक्स है, वो एंगल इसलिए बोला फिक्स, ठीक है, क्लियर। अब ये रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप स्टीयरिंग मैकेनिज्म, ये बड़े काम का है, बहुत ज़्यादा यूज होता है आजकल। ये स्टीयरिंग कॉलम है, ये देखो इसके ऊपर एक बना दिया आपने, वॉर्म गियर बना दिए, ठीक है। इसके अंदर देखो एक ग्रूव से दिख रहे होंगे आपको, ये पूरी लेंथ पे, और ये पूरा सर्कल बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं बनाने की जरूरत, बता सकता कोई? ये पूरा गियर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था पूरा गियर लगाने की जरूरत नहीं, उसका एक एरिया तक ही आपका कवर करता है। जैसे मैंने यहाँ दिखाया था आपको कि पूरा पूरा यूज ही नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से लेके जहाँ तक यूज हो रहा है बस वहाँ पे गियर लगा दो, ऐसे थ्रेड्स बना दो, ये थ्रेड्स बना दो, और बस उतने रेंज को रखो, बाकियों को हटा दो। इससे फायदा क्या होगा, जब ये वाला पोर्शन आप हटा दोगे तो इसका जो मास बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से बॉडी का वेट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, माइलेज गिर रही है, माइलेज गिर रही है। तो माइलेज गिरेगी तो क्या होगा, अच्छा नहीं है ना। तो माइलेज बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितना कम से कम वेट रख सकें उतना अच्छा है। तो ये बाकी जो मास है हमारा, वो किसी और काम नहीं आ रहा, स्ट्रेंथ देने के भी काम नहीं आ रहा, क्योंकि इतना ही ऑब्जेक्ट का जो मास है वो हमारे लिए बहुत मोर देन सफिशिएंट है उसकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। तो क्या किया, पूरा जो पार्ट था ये वाला पार्ट हटा दो और सिर्फ एक सेक्टर को यूज करो। इसलिए इसका नाम क्या आया, व्हील नहीं आया, व्हील सेक्टर, क्योंकि पूरे व्हील का एक पार्ट लिया हमने, और पार्ट को हम बोलते हैं सेक्टर। तो सिर्फ इतना पार्ट ले लिया। अब जब ये आगे स्टीयरिंग कॉलम रोटेट करेगा तो आपका ये जो नट लगा हुआ है, ये नट इसके ऊपर स्लाइड करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इस वॉर्म गियर को जब आप मूव करोगे तो, और ये नट ये इसके ऊपर हॉलो पूरा बना हुआ है, इसको काट के मैंने यहाँ से दिखा रहा हूँ। ये इसके ऊपर ये जो स्टीयरिंग व्हील है सिलेंड्रिकल है, सर्कुलर है, तो ये जो वॉर्म व्हील है इसके ऊपर ये नट भी एक हॉलो हॉलो शाफ्ट की तरह है, हॉलो शाफ्ट की तरह है। उस हॉलो शाफ्ट में उसके बीच में कांटेक्ट किसके बेस पे है, ये व्हील के बेस पे। ये सर्कल दिख रहे हैं, हॉल, ये बॉल्स हैं, ठीक है, ये बॉल्स हैं। तो ये बॉल्स जो हैं वो क्या करेंगे, इनके बीच में कांटेक्ट पॉइंट का काम कर रहे हैं, जिससे हमारा क्या हो, वेयरिंग कम हो, कांटेक्ट पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि स्फेरिकल है। पहले ये पूरा था तो ये स्लाइड करता था तो वेयर हो जाता था, तो फिर अगले बंदे ने बोला कि यार इसका पूरा कांटेक्ट एरिया यहाँ पे ज़्यादा है, तो उसके कांटेक्ट एरिया को कम कर देते हैं ताकि फ्रिक्शन कम रहेगा, फ्रिक्शन कम रहेगा तो इसको स्टेयर करना आसान रहेगा, तो स्टेयर करने के लिए भी जोर कम लगेगा। तो यहाँ पे जो स्टेयरिंग करेंगे तो स्टेयरिंग, क्योंकि अगर इधर फ्रिक्शन ज़्यादा रहा तो आपको ये रॉड को रोटेट करना स्टेयरिंग से मुश्किल पड़ेगा, तो उसको ईजी करने के लिए इधर फ्रिक्शन कम रहे तो वेयरिंग कम रहे, तो उस वेयरिंग को कम रखने के लिए आपका बॉल जॉइंट्स हमने यूज़ किए हैं। तो ये बॉल जॉइंट से क्या होगा, स्फेरिकल कांटेक्ट पॉइंट है, तो एकदम इनका जो पॉइंट कांटेक्ट होगा या सरफेस कांटेक्ट होगा, कोई बता सकता भाई? हेलो, आपने थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ा, दो तरह से कांटेक्ट होता है, एक पॉइंट कांटेक्ट होता है, एक सरफेस कांटेक्ट होता है। यहाँ क्या होगा, पॉइंट कांटेक्ट, सरफेस कांटेक्ट? पॉइंट कांटेक्ट सरफेस होगा, पॉइंट कांटेक्ट होगा ना भाई। ये देखो इसका होलो सेक्शन यहाँ से दिखा रहा हूँ मैं, मान लो तो ये नट का होलो सेक्शन है, ठीक है। अब मैं एक और सेक्शन दिखा रहा हूँ, यहाँ से देख रहे हैं हम ये स्टीयरिंग को, मान लो आप यहाँ, आप इधर से काट के इधर से देख सकते हो, डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, ये देखो मैं ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ से देख रहे हो, मान लो ऐसे, ठीक है, ये एरो की तरफ से आपकी आंखें इधर है और आप इधर से इधर देख रहे हो। अब मैं इसको काट के दिखा रहा हूँ क्रॉस सेक्शन, तो ये नट का क्रॉस सेक्शन हो गया, ठीक है। अब मैं एक और क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ, ब्लू कलर से दिखाऊंगा, ठीक है। ये आपका हो गया इस वॉर्म गियर का, ये वॉर्म गियर का क्रॉस सेक्शन हो गया, ठीक है। अब इनके बीच में क्या है, कांटेक्ट पॉइंट, इसके बीच में आपका क्या है, एक बॉल के कांटेक्ट पॉइंट्स है, ठीक है। बनाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है इधर भाई। अब ये देखो यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट है या सरफेस कांटेक्ट है, पॉइंट कांटेक्ट है, और ये वाले पॉइंट पे सरफेस कांटेक्ट है, पॉइंट कांटेक्ट है, बताना भाई। ये आपकी बॉल है, पॉइंट पॉइंट कांटेक्ट, दो पॉइंट कांटेक्ट हो गए, ठीक है।
तो यहाँ पे जो पहले पूरा सरफेस कांटेक्ट में आ रहा था, यहाँ पे भी पूरा सरफेस कांटेक्ट में, अब वो इस वाले सरफेस को आपने पॉइंट में बदल दिया, इस वाले को भी पॉइंट में बदल दिया, तो आपका एक पॉइंट ही रह गया बस, और इधर भी एक पॉइंट रह गया। तो आपने पूरे सरफेस कांटेक्ट की जगह, जब मैं इसको इसकी जगह मैंने क्या किया, एक पॉइंट कांटेक्ट बना दिया, इसीलिए ये स्फेरिकल इसका क्रॉस सेक्शन हमने लिया। और इसीलिए बेरिंग में भी स्फेरिकल बॉल्स यूज होती है, क्योंकि जब स्फेरिकल सरफेस होता है तो वहाँ पॉइंट कांटेक्ट बन जाता है। तो हो उससे फायदा क्या होता है, पॉइंट कांटेक्ट बनने से आपका फ्रिक्शन कम हो गया। अब फ्रिक्शन कम हो गया, इसको डिलीट कर दूं भाई, समझ में आ गया हो तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और वो फ्रिक्शन कम होने की वजह से आप इजीली इसको स्टेयर कर सकते हो। तो ये स्टेयरिंग व्हील को मूव करा सकते हो, फोर्स भी कम चाहिएगी जब मूव कराओगे। अच्छा ये देखो कॉर्नर में क्या है, ये कॉर्नर में एक हॉलो सेक्शन है यू शेप का। इसका शेप कैसा है, सर्कुलर है, यू शेप में बन रहा है, लेकिन अंदर से क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है ऐसा। उसके अंदर से ये बॉल जो है वो मूव करती रहती है। तो ये बॉल जो है, जैसे ये बॉल दिखाता हूँ मैं आपको, इसके अंदर बॉल है, अगर मैं इसको काट के दिखाऊं तो ये इस तरह से इसके अंदर बॉल दिखेगा आपको, ऐसे कई सारे बॉल दिखेंगे, ठीक है। अब मैं एक और बॉल दिखा देता हूँ, ऐसे ही सेम यहाँ बन गया, ये दोबारा ही बना देता हूँ। जैसे ये बॉल्स रहेंगी इनके अंदर कई सारी, आपको समझ में आ गया होगा। ये जो बॉल्स घूम रही हैं इसके अंदर साथ के साथ घूमेंगी। ये ऐसे कई सारी बॉल्स होंगी जो इसके साथ ऐसे मूव कर रही है इधर अंदर। तो ये इधर भी बॉल होगी, ये सारी बॉल जो है, जब आप इसको स्टीयरिंग व्हील को रोटेट करोगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो बॉल जैसे क्लॉकवाइज मूव किया तो ये बॉल इसके अंदर भी सर्कुलेट हो रही है और इसके अंदर भी सर्कुलेट हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या है, रीसर्कुलेटिंग बॉल टाइप स्टीयरिंग मैकेनिज्म। तो रीसर्कुलेट हो रही है बॉल, साथ में मूव करती रहती है। कई सारी बॉल्स इसलिए रखी ताकि वेयरिंग ना हो, ये बॉल जल्दी खराब ना हो, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया कम बन गया। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब पॉइंट एरिया सरफेस कॉन्टेक्ट, जब पॉइंट कॉन्टेक्ट हुआ तो एरिया कम हो गया, सेम फोर्स लग रही है लेकिन पॉइंट ऑफ एरिया कम हो गया। तो सेम फोर्स को रखते हुए भी अगर एरिया कम हो रहा है तो स्ट्रेस क्या होगा, डिनोमीटर की चीज घट रही है तो स्ट्रेस बढ़ेगा। तो स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसलिए कई सारी बॉल्स रख दी हमने, ताकि कम बॉल्स रखेंगे तो हम बॉल वेयर आउट, टूटे ना, जल्दी खराब ना हो। तो इसीलिए हमने क्या किया, कई सारी बॉल्स रखने के लिए एक शेप बना दिया, ताकि बीच बीच में ये गर्म भी हो तो अपना यहाँ आके थोड़ी देर के लिए रेस्ट होंगी, फिर वो फ्लो होती रहेंगी। ऐसे ही इधर बना रखा है, तो ये भी इधर इसके अंदर भी ऐसे सर्कल बने हो, बहुत सारे बॉल्स ऐसे मूव कर रहे हैं, तो कांटेक्ट हमेशा रहेगा। अब ये जब आपका नट इस बॉल की वजह से या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऐसे इस बॉम्ब के ऊपर, बॉम्ब गियर के ऊपर। तो जब ये ऊपर नीचे जाएगा तो ये व्हील सेक्टर को या तो ऊपर जाएगा तो इस साइड रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, अगर नीचे जाएगा तो इस साइड रोटेट करेगा इस व्हील सेक्टर को। जब व्हील सेक्टर ऊपर नीचे ऐसे आगे पीछे रेसिप्रोकेट करेगा तो आपका ये वाला जो ड्रॉप आर्म है, ये ड्रॉप आर्म भी आपका या तो इधर रेसिप्रोकेट करेगा या इधर जाएगा, ठीक है। और ये इसी तरह से फिर ये लिंक रॉड कनेक्टेड है, या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा, कर एक ही चीज रहे हैं, बस डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म यूज किए हैं वो दिखा रहा है, ठीक है, क्लियर। अब एक और होता है रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग मैकेनिज्म, मैकेनिकल में यूज होता है ये, मैंने इसका वीडियो भी आपको दिखाया था। जब आपका स्टीयरिंग कॉलम है, ये ऐसे रॉड आती है, यहाँ पे स्टीयरिंग लगा हुआ है, स्टीयरिंग को रोटेट करते हो तो ये रॉड मूव करता है, इसके ऊपर एक गियर लगा होता है, ये उसके साथ फिर एक छोटा गियर लगा होता है पिनियन वाला, तो वही पिनियन गियर यहाँ पे लगा है। तो जब आप इस स्टीयरिंग रॉड को इधर रोटेट करोगे तो ये इस साइड रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो ये इस साइड रोटेट करेगा। अब ये दो मोशन पॉसिबल है इसकी, इसको ये होता है छोटा गियर यानी पिनियन, बड़ा गियर है स्ट्रेट गियर। स्ट्रेट गियर का मतलब है कि इसका रेडियस कितना है, इन्फानाइट, तो ये इसीलिए बड़ा गियर है। एक्चुअल में ये क्या है, बहुत बड़ा गियर है, इन्फानाइट रेडियस का गियर है ये, इसीलिए ये रैक को हम बड़ा गियर बोलते हैं और छोटे वाले को पिनियन बोलते हैं हमेशा, इसीलिए रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट है। तो दो गियर जब आपस में मैच है, जिसमें एक रॉड जो एक गियर का रेडियस इन्फानाइट हो जाए तो वो स्ट्रेट बन जाता है, तो उसको हम रैक कहते हैं, रैक गियर। ये आपने थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ा हुआ है। और छोटे वाले गियर को, दोनों में से जो छोटे वाला उसको पिनियन कहते हैं, तो ये पिनियन हो गया। अब पिनियन स्टीयरिंग कॉलम के हिसाब से या तो रेसिप्रोकेट करेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब ध्यान से देखो, जब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो ये रैक पे आपस में टीथ मैश में, ये इंटरनली है या एक्सटर्नली है, कोई बता सकता है? ये दोनों गियर आपस में इंटरनली मैश हैं या एक्सटर्नली मैश हैं? इंटरनली सर एक्सटर्नल है।
एक्सटर्नल। कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा? दोनों के सर आउटर पॉइंट मैच कर रहे हैं। अब आप लोगों ने थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी सारे के सारे एक जवाब नहीं दे रहे। कोई कह रहा है कि एक्सटर्नल है, कोई कह रहा है इंटरनल है कि नहीं भाई? जबकि ये तो क्लियर होना चाहिए थ्योरी ऑफ मशीन में। दो गियर के बारे में तुमने डिजाइन पढ़ लिया, थ्योरी सर पढ़ ली। इंटरनल। अब ये कैसे पहचानोगे कि मतलब एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। सर रैक में इंटरनल अब आप में इंटरनल से कट बनना है ना। आप में से कोई एक कह रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं इंटरनल है, कोई कह रहा है एक्सटर्नल है। अब इसको कंफर्म कैसे करें? इसको तरीका है कंफर्म करने का, ये देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। अब मैं आपको आंसर बताया हुआ है पहले, लेकिन आपका उस पॉइंट पे बोलते हैं ना कि जब बताते हैं तो उसमें हर चीज आप समझ नहीं सकते एक ही बार में। आप सुन तो रहे हो, समझ भी रहे हो, उस टाइम पे समझ में भी आया होगा, लेकिन उसका ध्यान हमेशा याद कहाँ कहाँ लग रहा है, वो एप्लीकेशन आप देख नहीं पा रहे। अब मैं इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में दिखाता हूँ। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ भाई? अभी इतना ही जूम हो पा रहा है मैक्सिमम। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में मान लेते हैं कि ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो ये इस पॉइंट के अबाउट छोटा वाला पिनियन गियर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, तो ये इस साइड घूम रहा। तो ये वाले पॉइंट पे ये गियर किस साइड जाएगा? इस साइड जाएगा। ठीक है भाई। अब जब ये इस साइड जाएगा तो इसका टीथ इसके ग्रूव्स में फंसा हुआ है, इसके गियर में, रैक के गियर में। तो रैक किस साइड मूव करेगा? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट घूमेगा या राइट घूमेगा? राइट घूमेगा। राइट। तो जब दोनों के दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दोनों एक ही जगह घूम रहे हैं, तो वो कौन सा कहलाएगा? ये इंटरनल वाला। ठीक है। हालांकि ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इधर रेडियस क्या हो गया, इसका रेडियस इनफाइनाइट हो गया है। तो इसका सेंटर मैं इस साइड भी ले सकता हूँ और इस साइड भी ले सकता हूँ। अगर मैं सेंटर इस साइड लेता हूँ तो ये इंटरनल गियर कहलाएगा, लेकिन अगर मैं इस साइड ले रहा हूँ रेडियस, तो ये एक्सटर्नल गियर कहलाएगा। तो दोनों में से कोई भी पॉसिबल है ये। हाँ, क्योंकि यहाँ पे अब रेडियस क्या हो गई है? इनफाइनाइट हो गई है। यहाँ पे भी ले रहे तो रेडियस इनफाइनाइट हो गई है। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये एक्सटर्नल है या इंटरनल, सेम कह सकते हैं। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इस साइड मोशन कर रहा है, तो हमें बस समझना यहाँ पे क्या है, चाहे इंटरनल और एक्सटर्नल, मोशन किस साइड जाएगी? तो रैक की मोशन भी इसी साइड जाएगी। तो ये छोटा वाला डायरेक्शन जो है वो छोटे वाले पिनियन का एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रैक का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो भी राइट साइड में ही जा रहा है। तो यानी कि मोशन रैक किस साइड जाएगा? इस साइड जाएगा। सेम। अब आइए, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो इस तरह घूमेगा, तो डायरेक्शन आ जाएगी पीछे की तरफ। तो टी जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में पीछे जाएगा तो रैक भी आपका इस साइड जाएगा। तो जब एक साइड जाएगा तो लेफ्ट टर्न लेगा, एक साइड जाएगा तो राइट टर्न लेगा। जब ये इस साइड मूव करेगा तो आपका ये वाले पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट ये रॉड जो है ये इधर आ जाएगा, और ये वाली रॉड जो है, ये वाला पॉइंट जो है इधर चला जाएगा। तो आपका व्हील जो होगा वो पहले ऐसे था, अब ये टिल्ट होके ऐसे हो जाएगा। तो जब आपका रैक राइट साइड में जाएगा तो आपका टर्न यानी आप लेफ्ट साइड में ले रहे हो। जब आपका रैक इस साइड जाएगा तो आपका टर्न जो है वो आप राइट साइड में ले रहे हो। इसका वीडियो मैंने आपको दिखाया हुआ है, आप एक बार देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। बस आपको समझना ये है कि दोनों में से एक डायरेक्शन से आपका एक साइड टर्न लेगा लेफ्ट, एक साइड लेगा राइट। हाँ बोलो सर। ये दो मतलब एक्सटर्नल गियर दोनों सेम डायरेक्शन में कैसे मूव कर सकते हैं सर? ये इंटरनल ही तो होगा। ये एक्सटर्नल गियर्स का एक्सट्रीम पोजीशन है। ये देखो भाया, बना के दिखाऊं? थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ाऊं? अब पढ़ा दो सर, और क्या पढ़ा देते हैं। ये आपका है, ये छोटे वाला गियर था। ठीक है भाई। बड़े वाला गियर ये कह रहा हूं मैं। अब देखो ध्यान से, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आप कह रहे हो कि भाई किस साइड जाएगा बताओ? मैं रेड कलर से दिखाता हूँ। मान लो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये इसका सेंटर है। इसके हिसाब से ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, वही लेता हूँ डायरेक्शन। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस व्हील का देते हैं, इस व्हील का कंसीडर, ये पॉइंट जो है इस व्हील पे ले रहे हैं, छोटे वाले ओपिनियन पे। तो ये किस साइड जाएगा बताना? किस साइड जाएगा निशांक? राइट ही जाएगा, राइट ही जाएगा सर, राइट राइट जाएगा। अभी तू ही बताएगा आंसर। ठीक है। अब ये वाला पॉइंट इसके ऊपर लिया था, अब यही वाला पॉइंट जो इसके साथ कनेक्टेड है, कौन से एक्सटर्नल गियर के साथ, तो वो वाला पॉइंट कहाँ जाना चाहिए? ये वाला मतलब कौन सा पॉइंट सर? और जूम कर लिया, ये ले, ये वाला पॉइंट अब इस वाले गियर का ले रहे हैं, इस वाले गियर का, बड़े वाले गियर का। बड़े वाले गियर पे कहीं पकड़ लिया आपने, यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ठीक है।
अब ये किस साइड जाएगा, उसको आ रहा है। ये वाला गियर किस साइड धकेलेगा, अगर ये इस साइड जा रहा है तो इस वाले गियर को किस साइड धकेलेगा, राइट में ही। तो तू तो बोल रहा है अभी यार उल्टा जाएगा यार, तेरा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया अब, तो ये इस ठीक साइड है सर, जाएगा। ठीक है ठीक अब सुन ठीक। सुन 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 सुन, अब मैं समझाता हूँ कहाँ से गड़बड़ हुई है। हम जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे देख रहे हैं तो चाहे वो इंटरनल और एक्सटर्नल, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सेम डायरेक्शन रहेगी। वही वही अब सर, वही हाँ, हुआ है सर। अब मैं तुझे बताता हूँ तू कहाँ गलती कर रहा था। अब जब हम इसे बड़ा करके देख रहे हैं तो हमने तो ये पढ़ा opposite था, है। आपने वो रट लिया था, मतलब आपकी जनरल बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको वो लगता ऐसा है, तो यार पूरा ही मिट गया ये। हाँ, आपको ऐसा लगता है उसमें, क्योंकि हमें ये बताया गया जब एक्सटर्नल गियर होते हैं तो उसकी मोशन, मैं यहाँ पे ब्लू कलर अपोजिट से होती दिखाऊंगा है। डायरेक्शन, कि ये अपोजिट होती है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो भैया ये जो है ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो बात तो बिल्कुल सही है, देखो क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहा है ये, देखो ये अपने सेंटर के अबाउट क्लॉकवाइज कर रहा है, ये अपने सेंटर के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, ठीक है। तो हाँ। चाहे अब आप चाहे इंटरनल वाला गियर भी ले लो, हम्म। बनाओ क्या वो, यस सर, यस सर। वो भी बना देता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। तुम लोगों ने थ्योरी में मशीन पढ़ रखी है लेकिन कॉन्सेप्ट वो जो है गड़बड़ा जाते हैं जब। ये लो, अब ये सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगा, है ना। अब जरा चेक कर लेते हैं भाई कि करेगा कि नहीं करेगा। लॉजिक से करो याद, कभी भी रट के मत करो, ठीक है। कोई भी चीज है रट के मत करो कि डायरेक्शन बोल दिया तो डायरेक्शन, समझो उसको कि क्यों बोल रहा है, तो वो समझना ये है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बात करते हैं, इसलिए कभी भी गियर की डायरेक्शन देखनी हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे देखो। अब ये वाला गियर तो मुझे करना नहीं है, तो नीचे की डायरेक्शन मिटाने की जरूरत ही नहीं है वैसे, ठीक है। चलो अभी यहाँ ऊपर की बात करते हैं। ये आपका टाइम भी हो गया, मैं ख़त्म करता हूँ इसको जल्दी से ये बोल के। जैसे मान लो अब छोटे वाला गियर है, तो छोटे वाले गियर की डायरेक्शन मान लो एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे भी यही सेम डायरेक्शन रहेगी। अब ये जो बड़ा वाला गियर है ये वाला, इसको भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ले रहा हूँ, तो इसको किस साइड धकेलेगा भाई, अगर ये गियर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो इसी साइड धकेलेगा ना, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी। अगर मैं बड़े वाले गियर की डायरेक्शन ब्लैक कलर से दिखाऊं तो वो किस साइड जाएगा, इसी साइड जाएगा। राइट ही रहेगा सर। हाँ, तो अब बड़े वाला गियर का डायरेक्शन मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ऐसे मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है, राइट जाएगा, तो ये ऐसे मूव करेगा। अब ये वाला ब्लैक वाला इस सेंटर के अबाउट, अपने बड़े वाले गियर के सेंटर के अबाउट, ये सेंटर है बड़े वाले का, उसके अबाउट कहाँ मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। छोटे वाला गियर भी अपने सेंटर के अबाउट, ये सेंटर है छोटे वाले का, उसके अबाउट ये कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। जब सेम होंगे तो सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन इसको समझने का तरीका बस ये है, आप हमेशा ये याद रखो, अब एक्सटर्नल होता है तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन अपने सेंटर के अबाउट की बता रहे हैं कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सेम रहती है, चाहे वो एक्सटर्नल गियर हो चाहे इंटरनल गियर हो। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाले इस वाले रेडियस को मैं इसका रेडियस आर जो है वो इन्फानाइट कर दूं, तो ये गियर कैसा हो जाएगा, ये गियर ऐसा हो हो जाएगा जाएगा, सर, स्ट्रेट स्ट्रेट ऐसा हो हो जाएगा। जाएगा ये गियर, ठीक है। और या इस वाले गियर के रेडियस को इन्फानाइट कर दूं तो ये कैसा हो जाएगा, ये सेम वही यही वाला हो जाएगा। देखो बढ़ाते जाओ ये ऐसे हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है भाई, है कि नहीं। तो यस या सर, तो आपने यस सर। इंटरनल वाले को किया चाहे एक्सटर्नल वाले को किया, इसीलिए जब एक्सट्रीम वाला पॉइंट आता है, जब इन्फानाइट रेडियस वाला बात आता है, तो वहाँ कंफ्यूज हो गए आप लोग कि इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। लेकिन जब मैंने आपको वो बताया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के व्यू से ये इंटरनल भी है एक्सटर्नल भी है, डिपेंडिंग आप सेंटर किस साइड ले रहे हो, ठीक है। तो हम ये क्लियरली नहीं बोल सकते कि ये इंटरनल है एक्सटर्नल, आप दोनों बोल सकते हो कि ये इंटरनल भी है एक्सटर्नल भी है, यही केस यहाँ पे है। क्लियर है भाई, कोई डाउट। और ये आपने गाड़ी के नीचे देखा होगा एक रबर से लगी होती है ऐसी यू शेप की, इस तरह की बड़ी टिल्ट ऐसे रबर बनी होती है, ये इसलिए बनी होती है कि ये जो बॉल जॉइंट है, इस बॉल जॉइंट में जाके डस्ट ना लगे, ग्रीसिंग बनी रहे, तो उसको डस्ट, क्योंकि आप गाड़ी के नीचे है तो धूल मिट्टी आएगी तो ये जॉइंट जो है आपका जल्दी खराब हो जाएगा, तो उसको क्या किया, इसके अंदर ये ऐसे एक रबर की बनी होती है काले रंग की, आप देखना कभी गाड़ी के नीचे टिल्ट होगी, तो ये आपका रबर से क्या करता है, इसको हॉर्स कवर करके रखता है, तो इधर भी और इधर भी, उससे आपका ये बॉल जॉइंट जो है इसके अंदर डस्ट नहीं आता, फ्रिक्शन इतना नहीं होता और ये खराब जल्दी नहीं होता, बस यही है और कुछ नहीं। बाकी फिर जब ये टर्न लेगा लेफ्ट या राइट जाएगा रैक, तो उसके हिसाब से आप या तो गाड़ी लेफ्ट टर्न लेगी या राइट टर्न लेगी, इतना ही है बस इसमें। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी आपका हो गया है, ठीक है, बाकी अगले में डिस्कस करेंगे। बोलो भाई कोई डाउट है तो। रिकॉर्डिंग करी थी किसी ने, नहीं करी, तो किसी ने करी ही नहीं रिकॉर्डिंग, अरे कर रहा, वेरी गुड, ठीक है भाई, बोलो अटेंडेंस ले लूँ।
यस सर। यार आवाज़ बड़ी कम आती है लोगों की, ऐसा लगता है यार कहीं मतलब लगा के चले गए, अपना सो रहे हैं आराम से, चिल मार रहे हैं। तुम्हारे पैसे लगे हुए हैं तो ले लो ना यार पैसे। जब तुम वो कह रहे थे कि पैसे लग गए, हमारे पैसे ले लिए, तो जब पैसे ले लिए तो उसको वसूल भी तो करो हमसे। क्वेश्चन पूछो जो पूछना है, जो डाउट है। अब तक जो पढ़ाया वो क्लियर है? मैं एक बार अटेंडेंस देख लेता हूँ। आप लोग जा सकते हो, रेस्ट लो, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। बोलो भाई। सर अभी तक क्या क्या पढ़ा दिया? अच्छा बात ये पूछा ना, सॉलिड पूछा, क्वेश्चन पूछा यार, जबरदस्त। टीचर हिल के नीचे पड़ जाए और गिर जाए। नहीं सर, मतलब मेरी तो मिस हो गई थी ना पिछले महीने की क्लास सारी। यस सर। सर मेरा भी यही सवाल है, कितना हो रहा है सर अभी तक? पहला और दूसरा यूनिट पूरा हो चुका है। सिलेबस मैं आपको भेजता हूँ, उसमें आप नोट करना, ठीक है। हाँ और सर। बाकी और मैंने सर वीडियोस आपके देख लो, एक मिनट। आप यहाँ पे जाओ, ठीक है। ये आपके पोस्ट में, यहाँ पे जब मैं आपके यूनिट्स के पोस्ट है जो कहाँ पे होते हैं वो, एक मिनट। आप यहाँ पोस्ट में जाओगे, आपका ऐसे खुलता ना ये, इसमें यहाँ फाइल्स में जाना। ये सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो जो मैंने अब तक पढ़ाया है, ठीक है। क्लास मटेरियल है, उसमें और भी चीज़ें ऐड करनी है नोट्स वगैरह में, ये तो डाली हुई हैं और भी डालनी है। और ये सारे वीडियोस डाले हैं, ये सब आप देखो जिसका भी छूटा है। ये सारा कुछ पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। सब लेक्चर में आ गई है। हाँ। और अगर ये चीज़ यहाँ समझ में ना आए तो आप सीधा यूट्यूब पे जाओ। यूट्यूब पे मैंने आपको लिंक भेजा हुआ चैनल का। आप लोगों में से कईयों ने देखा ही नहीं है, सिर्फ 2-3 लोग देख रहे हैं और कोई देख ही नहीं रहा। कोई देख ही नहीं रहा उसको, एक्चुअल में नेग्लिजिबल ही है। तो वहाँ पे मैंने सारे वीडियोस रिकॉर्डिंग जो अपनी हैं क्लास की वो सारी डाल रखी है। तो अगर वहाँ नहीं समझ में आया तो वहाँ डिटेल में मैंने बताया हुआ है, समझाया हुआ वीडियो को साथ में, तो वो आप देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ ठीक है। आप आपको लिंक भेजूं दोबारा या है आपके पास उसका यूट्यूब का? सर भेज दो सर लिंक एक बार। यार आप लोग ना, एक बार भेज तो रहा हूँ मैं, लेकिन आप लोग कर लो यार, बार बार कितनी बार भेजूंगा, ठीक है। और यहाँ से देखना शुरू कर दो, आपको सब मिल जाएगा, कंटेंट पूरा है ये, ठीक है। ऑलमोस्ट सारा टॉपिक है। और नोट्स वगैरह मैं अभी भेज दूंगा आपको बुक के, जिससे आप पढ़ दो। क्लास टेस्ट होने वाले हैं शायद, ठीक है। अच्छा ये रिकॉर्डिंग दिख रहा है ना आपको मेरा कंप्यूटर? तो स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर मैं करता हूँ आपका, ठीक है। ओके। आज नहीं लाया, चाबी नहीं लाया, चाबी नहीं लाया, मैं खुद इसलिए बैठा हूँ यहाँ। चाबी नहीं लाया मैं, वहाँ बैठूंगा अभी जाके यहाँ पे, ठीक। नहीं, ठीक है, आप जा सकते हो भाई, ठीक है। थैंक यू। एक मिनट, क्लास ले, ब्राउज़र नहीं आया, वो इस हफ्ते आएंगे नहीं आ रहा है। मंडे को कहाँ आ रहे हैं? नहीं आ रहे नहीं, उनका वो उनकी ड्यूटी रोस्टर आ गई होगी ना, तो रोस्टर इस वीक की नहीं है, उनकी अगले वीक की। फ्राइडे थर्सडे को आएंगे, इस थर्सडे को आएंगे, ठीक है। सामान कुछ समझ नहीं आता कि आपकी कैबिन में रख दूंगा, अगर सर नहीं आए होंगे तो रखना है तो कभी रखवा देता हूँ कहीं, फिर उसको अंदर रखवाते हैं। धर्मेंद्र सर हैं, आज के लिए रख लो धर्मेंद्र सर के पास, अगर रखना तो कल फिर आके मेरे और कैबिन में रखना, ठीक है। और अगर रख सकते हो ऊपर चढ़ के तो रख दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो फिर आराम से रखना। फिर क्या है, क्या सामान है? सर साल्ट था जो ढूंढ रहा था ना मैं, तो मिल गया, जैसा बताया था कि अलग अलग कंपनीज के